बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आप इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनके बारे में है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आपने आम तौर पर आपने कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ तक तो आपने नहीं पढ़ा। उससे पहले आपने कलर फॉर्मेशन आपको बताया था सारा। अब कलर फॉर्मेशन से आगे फर्दर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब इनको देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका इनसे ताल्लुक़ है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कौन कौन से हैं इनके, उनसे शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी सारे आपने पढ़ लिए हैं और अभी आप यहाँ स्टडी करेंगे। इनमें पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अब यहाँ से हम जो शुरू करें, वैसे ओवरऑल आपका छठा, सातवां, आठवां कोई ना कोई होगा, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे इसको एज फर्स्ट। आपने और बहुत पढ़े हुए हैं, यहाँ पर इससे आप शुरू करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। किससे आप शुरू करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से आप शुरू करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें अक्सर बताया जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी मतलब हमें एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि डायामैग्नेटिक होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ इन एलिमेंट्स का किस तरह से है और ये आमतौर पर जो एलिमेंट्स हैं ये कितने टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो अगर आप शुरू करेंगे तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का याद रखिएगा, दोज सब्सटेंसेस यानी वो वाली सब्सटेंसेस, ऐसी तमाम तर चीज़ें, ठीक, विच आर अट्रैक्टेड बाय, यानी जिनको अट्रैक्ट करती हैं। कौन? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ये जिनको अट्रैक्ट करती हैं, उन मतलब सब्सटेंसेस को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। दोज सब्सटेंसेस यानी वो वाली तमाम तर चीज़ें, दोज सब्सटेंसेस विच possess अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ये रखते हैं, आर अट्रैक्टेड, इनको अट्रैक्ट कर सकती है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अगर किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रही है तो मेन रीज़न क्या है उसका? उसमें आमतौर पर जनरली आप ये कह सकते हैं कि उनमें कौन सा कैरेक्टर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं उनमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अब देखते हैं क्यों आखिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों अट्रैक्ट कर रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली सब्सटेंसेस को। देखें, इलेक्ट्रॉन आमतौर पर ये जो स्पिन रखते हैं ये या तो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम अक्सर कहते हैं कि
इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एक पोल बनाता है। क्या बनाता है? पोल बनाता है, ठीक है। और ये इसका पोल जो होता है जनरली इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फिर इसमें क्या होता है, ये समझ लें कि इसकी आमतौर पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा कि ये आमतौर पर साउथ पोल बनाता है। मीन्स स्पिन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये इनका एक अलग सा पोल बना लेती। तो समझिए अगर क्लॉकवाइज स्पिन है यानी नॉर्थ पोल ये बना रहा है, तो फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके करीब लाई जाए तो साउथ पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसी तरीके से अगर वो कौन सा पोल बना रहा है, साउथ पोल बना रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए याद रखें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज़ें होती हैं वो, क्योंकि स्पिन तो आपको पता है ये जनरली होती क्लॉकवाइज है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोल बनाते हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड का पोल जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके बरक्स दूसरी चीज़ें जो होती हैं, यानी इनको कहा जाता है डाया मैग्नेटिक। क्या कहते हैं आप इनको? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक हो गई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये कौन सी होंगी? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये कौन सी हैं? यानी दोज सब्सटेंसेस, ऐसी तमाम तर चीज़ें विच आर रिपेल्ड, ठीक है, रिपेल्ड और नॉट अट्रैक्टेड। ये भी याद रखिएगा कि या तो उनको वो रिपेल करेगी या फिर अट्रैक्ट नहीं करेगी। कौन? बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनको अट्रैक्ट भी नहीं करेगी, अक्सर इनको रिपेल करती है, ठीक है। अट्रैक्ट करे तो भी ठीक है, या फिर रिपेल करना शुरू कर दे तो फिर समझ आए कि ये सब्सटेंसेस क्या हैं, ये डाया मैग्नेटिक हैं। क्या हैं ये? डाया मैग्नेटिक हैं। और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ही आमतौर पर कैरेक्टर अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो पता चल जाएगा डाया मैग्नेटिक क्यों होते हैं। क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें दो पोल हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल ईच अदर, ठीक है। यानी एक पोल दूसरे पोल की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। नेट डायपोल मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी जीरो हो जाती हैं। कोई भी पोल यहाँ नहीं बचता, ना नॉर्थ पोल बचता है और ना ही साउथ पोल बचता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई पोल नहीं रहता और वो इनको अट्रैक्ट नहीं करती। तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनको मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड हैं, उनको अव्वल तो अट्रैक्ट नहीं करेगी, दो मगर ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको वो रिपेल करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं थर्ड मतलब कैरेक्टर की तरफ, और थर्ड कैरेक्टर कौन सा है? इसको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आर्जी तौर पर हम किस में मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाएं तो वो खुद मैग्नेट्स में चेंज हो जाते हैं आर्जी तौर पर। यानी दोज सब्सटेंसेस, ऐसी तमाम तर चीज़ें या सब्सटेंसेस विच आर के जो क्या हो जाती हैं? आर मैग्नेटाइज्ड, इनको मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं टेम्परेरीली, ठीक है। तो ये आम तौर पर टेम्परेरीली क्या करेंगे? आप इनको मैग्नेटाइज कर देते हैं
तो फिर ये आमतौर पर क्या कहलाएंगे, ये फेरोमैग्नेट कहलाएंगे। अब इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर्जी तौर पर क्यों आती हैं, यानी यहां पर भी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर किससे ताल्लुक रखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन से। फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये जो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर है ऑल्सो याद रखिएगा, ये भी क्या है, डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना, ये याद रखें, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, एंड स्पिन्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होती हैं उन पे भी डिपेंड करते हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उतना समझो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज होंगे, मैग्नेट का काम करेंगे। ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना समझ लें कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी कम होंगी। तो हम यहां पर जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी जो इनकी हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है ये आम तौर पर याद रखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, स्पिन्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हों, दूसरा उनकी स्पिन्स पे डिपेंड करता है, जितना इनकी स्पिन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, उतना याद रखिएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर होगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट जितने भी हैं, चाहे वो पी ब्लॉक में हैं, चाहे वो एस ब्लॉक में हैं, चाहे वो डी ब्लॉक में हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर वो रखते हैं। वो अलग बात है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है। डी ब्लॉक में आपको पता है कि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी याद रखें, ये जितने ज्यादा होंगे उतना उनके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से। यानी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अब ये था इनके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को, और वो कौन सा है, उसको आप कहते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं उनको, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटलिस्ट के तौर पर ये आमतौर पर यूज होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों आती हैं। सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस, ये आयोनिक सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, कोवेलेंट सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं, विच के जिनका काम क्या है, विच कैन एक्सिलरेट, ये आमतौर पर एक्सिलरेट करते हैं और रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब है रोक देते हैं, बिल्कुल, या तो स्पीड अप कर देते हैं या स्लो डाउन करते हैं या फिर रोक देते हैं। रुकावट पैदा करने वाले को रिटार्ड कहा जा सकता है। ठीक है, एक्सिलरेट और रिटार्ड दी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी को या तो बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस या फिर वेलोसिटी को कम करने वाली सब्सटेंसेस जो हैं, इनको जनरली हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो
तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। और कैटलिस्ट कभी भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। कैटलिस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। ये हमेशा बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन पूरा हुआ पहले हिस्सा लेगा, टूटेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा, फिर अपनी हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट। ये भी ज़्यादातर कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड क्या, लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, एटम्स हैं, उनको बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका ये सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब सरफेस एरिया क्या है, ये देखें कि आमतौर पर कोई भी रिएक्टेंट है, वो समझो ये एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है। अब इसने किसी और मॉलिक्यूल से क्या करना है? रिएक्शन करना है। तो इसको अब चारों तरफ क्या मिला हुआ है? फ्री स्पेस मिला हुआ है, जिसमें वो किसी से भी क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है, टकरा सकता है, कोलाइड कर सकता है, या रिएक्टेंट्स इसके साथ चारों तरफ से, समझो ये रिएक्टेंट इससे कोलाइड करेगा, इस तरफ से करेगा, इस तरफ से करेगा, या फिर इस तरफ से इसके साथ कोई और रिएक्टेंट कोलाइड करेगा। तो इसको चारों तरफ आप देख सकते हैं अच्छा खासा फ्री स्पेस अवेलेबल है कोलिजन्स के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए, जिससे रिएक्टेंट्स जो हैं इनके साथ कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्टेंट को देखें, ये रिएक्टेंट है, इसके चारों तरफ क्या है? फर्ज करो यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट का यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये एटम इसके साथ अटैच है। अब ये एरिया तो इसका कवर्ड है, इसका जो अवेलेबल फ्री स्पेस है सिर्फ कौन सा है? वो ये वाला है। यहाँ से रिएक्टेंट आ सकता है, यहाँ से रिएक्टेंट आ सकता है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो अब ये जो स्पेस है ना, जो इनको मिला हुआ है ये वाला, जहाँ से वो कोई और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके साथ क्या कर सकता है? कोलाइड कर सकता है, वो स्पेस इनका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देखें फ्री स्पेस, इसको चारों तरफ से एटमों ने घेरा हुआ है ना, तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। लेकिन इसको किसी ने भी चारों तरफ से सराउंड नहीं किया हुआ, फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ लार्ज सरफेस एरिया है। क्या है? लार्ज सरफेस एरिया है। जबकि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ स्मॉल सरफेस एरिया है। क्या है? सरफेस एरिया यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है और वहाँ पर क्या है? कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर चांसेस जो है इफेक्टिव कोलिजन के बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन्स के चांसेस बहुत बहुत कम है, बहुत कम होंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या होगा? स्लो होगा। तो ये क्या करते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, इनमें ये कैरेक्टर होता है कि ये आमतौर पर क्रिस्टलाइन होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ये क्रिस्टलाइन होते हैं और इनके बड़े बड़े ह्यूज क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बने होते हैं। और इन क्रिस्टल्स में एक ही टाइप के मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटालिक एटम्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि
ये इनके दरमियान छोटे छोटे से टाइनी स्पोर्स बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं? टाइनी स्पोर्स बच जाते हैं। यही असल में आने वाले छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन वगैरह, हम तो यहाँ गैसेस की बात करते हैं ज़्यादातर, सॉलिड्स के अलग कंडीशंस हैं गैसेस के लिए। तो गैसेस के एटम इनके मुकाबले में क्या हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, या मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ये इनके टाइनी स्पोर्स में ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद समझे इनको एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेसेसरी रिएक्शन। हीट एनर्जी वगैरह इन्हीं एटमों से, इन छोटे एटमों को मिलती है। तो यही स्पेस जो इनको यहाँ मिल रहा है, ये इनका आम तौर पर इन हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इनका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये समझें ट्रांजिशन क्रिस्टल्स जो हैं ये आम तौर पर, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये आम तौर पर क्या करते हैं? ये क्रिस्टल्स अपने अंदर काफ़ी सारा स्पेस रखते हैं, फ्री स्पेस रखते हैं। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल्स ये भी कहा जाता है। इन्हीं स्पेसेस में क्या करते हैं? छोटे साइज के एटम ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फिर एनर्जी गेन करते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं इनके, अच्छा खासा फ्री स्पेस इनको मिल गया। फिर ये रिलीज क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब जब करते हैं ना गैसेस को, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब ये रिलीज करते हैं ना, तो ये गैसेस के क्या करते हैं? एटम्स रिलीज करते हैं। याद रखिएगा, ये जब रिलीज करेंगे तो ये एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। अब ये एटम्स बन चुके हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इनका, ट्रांजिशन मेटल्स का सबसे बड़ा काम यही है कि ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? ख़ास तौर पर गैसेस के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए ऑफ गैसेस, खास तौर पर गैसेस के लिए, सच एज, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनको बहुत बड़ा सरफेस एरिया देते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। अब एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें, सच एज फॉर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन जहाँ भी ऐड करनी है, एटॉमिक फॉर्म में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? फॉर हाइड्रोजिनेशन निकेल, ठीक है, पीटी प्लैटिनियम, निकेल प्लैटिनियम, उसके बाद दूसरा कौन सा है? प्लेडियम। ठीक है, आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये इनके लिए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन गैस कुकिंग ऑयल में ऐड की जाती है तो फिर वो घी बनता है। हाइड्रोजन गैस इज एडिड, ये हम ऐड करते हैं टू कुकिंग ऑयल, किसमें? कुकिंग ऑयल में। ठीक है, टू कन्वर्ट, ताकि इसको कन्वर्ट करें किसमें? इनटू वनस्पति घी। आपने पढ़ा होगा घी जो हम खाते हैं इसको वनस्पति घी, वनस्पति, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी कह सकते हैं। ये बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, टू घी, यानी इसमें हाइड्रोजन गैस इज एडेड कुकिंग ऑयल टू कन्वर्ट इट इनटू वनस्पति घी इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा? प्रेजेंस ऑफ निकेल और पीटी। इनका कैटलिस्ट यहाँ हाइड्रोजिनेशन का
कौन सा होगा, निकेल होगा या फिर कौन सा होगा, ये आमतौर पर आप कह सकते हैं कि प्लाटीनियम या फिर प्लाडियम ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अमोनिया गैस की प्रिपरेशन है, पढ़ा हुआ है आपने, मैं आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा याद करा दूँ, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि आमतौर पर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जब हम क्या तैयार करते हैं, अमोनिया NH3 गैस बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, तो फिर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस यूज़ ये कौन सा, आयरन एज कैटलिस्ट। आयरन जो है वो क्या है, कैटलिस्ट होता है इसका। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक आपका काट दिया था इन्होंने, लेकिन मौजूद है, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 यूज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एज कैटलिस्ट। ठीक है, ये आमतौर पर मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट हैं, और भी बहुत सारी इनके कैटलिस्ट के टाइप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो कौन सा है, वो है इंटरस्टिशियल। उसके बाद नॉन स्टाइचियोमेट्रिक, ये भी आप कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक और इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये जो आमतौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इर्रेगुलर कंपाउंड्स बनाते हैं, शेप के हिसाब से इर्रेगुलर कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कैन फॉर्म कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, कैन फॉर्म क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ऑफ किसका, कंपाउंड्स ऑफ इर्रेगुलर शेप और इनडेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इर्रेगुलर शेप या आमतौर पर इनडेफिनेट ज्योमेट्री के क्रिस्टल्स ये बनाते हैं। ठीक, इसी को नॉन स्टैच्योमेट्री, माना रेगुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, ग्रोथ बनती है, क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल्स की रेगुलर शेप नहीं है, तो इसको आप इंटरस्टिशियल, नॉन स्टैच्योमेट्रिक या इर्रेगुलर शेप का कंपाउंड का कह सकते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर शेप कंपाउंड, ठीक है ना, शेप्ड कंपाउंड कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये क्यों है, इर्रेगुलरिटी क्यों है, इर्रेगुलर शेप ये क्यों बनाते हैं, इसको, इस नॉन स्टैच्योमेट्री इर्रेगुलरिटी का रीज़न क्या है। असल में बात वही आ जाती है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स में, इन मेटल्स के अंदर जो मेटालिक एटम्स होते हैं, इनका आमतौर पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको बहुत वाज़े तौर पर ये बात मिल जाएगी कि इनके दरमियान अच्छे खासे बीच में स्पेसेस होते हैं। इन्हीं स्पेसेस को आप क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंटरस्टिशियल्स, माना टाइनी स्पोर या होल्स, इनको इंटरस्टिशियल्स कहा जाता है। अब इनके इन्हीं इंटरस्टिशियल मतलब स्पेसेस में
कौन से एटम अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया छोटे एटम्स जो होते हैं साइज में बहुत बहुत छोटे एटम, जिनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्प्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो है ही नहीं, यहाँ कोई रेगुलर रेशो है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह आप कह सकते हैं एटम बराबर इक्वल तादाद में यहाँ एब्जॉर्ब, भाई एब्जॉर्प्शन है ना, कहीं ज़्यादा एटम एब्जॉर्ब हो गए, कहीं 2 गए, कहीं 4 हो गए, कहीं 3 हो गए। तो यहाँ पूरे क्रिस्टल में एटम टू एटम छोटे एटमों का तादाद या रेशो सेम नहीं रहता, ये अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की शेप जो होती है वो अक्सर क्या हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, दिखने में सीधा स्ट्रेट एक जैसा नहीं दिखता, रेशो सही नहीं है ना, कहीं रेशो अलग है, डिफेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर में, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं अगर ये फिक्स होते ना हर जगह आइटम तो फिर रेगुलर हमें मिलता। इरेगुलर शेप बन रही है, और ये क्यों बन रही है, ड्यू टू नॉन स्टैचोमेट्रिक, माना यहाँ पर कोई फिक्स्ड है ही नहीं, फिक्सेशन नहीं है, नॉन स्टैचोमेट्रिक क्या है, रेशो है, ठीक है, मैट्रिक रेशो है, इसी की वजह से नॉन स्टैचोमेट्रिक रेशो ऑफ एटम्स, ये एटमों का रेशो नॉन स्टैचोमेट्रिक है, इरेगुलर है, तो फिर क्रिस्टल्स की शेप्स क्या हो जाती हैं, इरेगुलर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर इसका रीज़न बहुत आसान सा लिख सकते हैं कि नॉन स्टैचियोमेट्री, यानी इनमें नॉन स्टैचियोमेट्री, इरेगुलर, नॉन स्टैचियोमेट्री इन शेप्स में अगर हम देखें तो ये क्यों आ रही है इन शेप्स, ड्यू टू क्या है, नॉन फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम्स, नॉन मतलब एटम्स इन साइड ऑफ ए क्रिस्टल के अंदर यहाँ रेशो फिक्स नहीं होता छोटे एटमों का, ठीक है ना। और इसी वजह से एटम्स भी कौन से एटम्स, याद रखना जो छोटे एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस वजह से ये इरेगुलर शेप बनाते हैं। और यही चीज़ इनके एलॉयस में भी आती है। एलॉयस भी जब बनते हैं तो आपको पता है मेल्ट करके, एलॉयस कैसे बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करके आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। एलॉयस आर मोल्टेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, यानी ये मोल्टेन मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर्स मेटल्स के होते हैं। दे ऑल्सो पजेज इरेगुलर शेप, यानी इनका भी याद रखें क्या होगा, इरेगुलर शेप होगा। इनकी भी नॉन स्टैचोमेट्रिक होगी, इंटरस्टेशियल यानी कि कैरेक्टर होगा, इरेगुलर रेशो होगा। क्रिस्टल्स इनके आमतौर पर बनते ही नहीं हैं, दोम इनके क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो इरेगुलर रेशो हो जाता है इनसाइड देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के अंदर, इनके सॉलिड एटमों के स्ट्रक्चर के अंदर रेशो रेगुलर नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये आम तौर पर क्या हैं, ये रेगुलर स्टैचोमेट्रिक फिक्स शेप रखते हैं। जो फिक्स शेप नहीं रखते हैं इंटरस्टिशियल है, फिक्स शेप नहीं है, नॉन स्टैचोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। वजह क्या है, छोटे एटम है क्रिस्टल के, उन टाइनी स्पोर्स इंटरस्टिशियल्स में क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से ये इनके इंटरस्टिशियल कैरेक्टर आ जाता है छोटे एटमों की वजह से, छोटे एटमों के एब्जॉर्ब होने की वजह से होता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे इनके अंदर होता है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स का कैरेक्टर किस तरह का होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स असल में है क्या। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक,
इज टाइप ऑफ कंपाउंड, ये एक किस्म का कंपाउंड होगा विच पजेज के जो अपने अंदर रखता है, विच पजेज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसके अंदर तीनों किस्म के बॉन्ड्स हों, सच एज मिसाल के तौर पे कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट हो गया, उसके बाद आयोनिक हो गया, एंड डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स ये होने चाहिए। तो फिर ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी कैसे, किस तरह होती है, कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 2 बॉन्ड तो लाजमी हैं, आयोनिक और कोऑर्डिनेट, बाकी सिंपल कोवेलेंट ना भी हो तो खैर। देखें, आमतौर पे हम कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होगी, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर। इसमें याद रखें सबसे पहले जो ट्रांजिशन मेटल होता है +2 +3, ये जो है ये सेंट्रल पार्ट होता है इसका, कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ट्रांजिशन मेटल का। और आपको पता है इनके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये अक्सर क्या होते हैं, या तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इनके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, एन डी इनके जो है ना वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं डी वाले। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये इनके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर कैरेक्टर पैदा करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, वैकेंट होंगे ना डी ऑर्बिटल्स, तो उन डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा कि एक लोन पेयर डोनर, आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, एक डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर। ये मेटल आयन जो होता है ना ये सेंट्रल, ये एक्सेप्टर होता है, और नॉन मेटालिक एटम्स जो होते हैं ना ये क्या कहलाते हैं, ये डोनर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डोनर्स कहलाते हैं, ठीक है। अक्सर नेगेटिव आयंस हों या नॉन मेटालिक एटम्स हों तो ये डोनर्स कहलाते हैं। ये अपना लोन पेयर या अपना ज़ाती पेयर किसको डोनेट करते हैं, इस मेटल को। और ये इलेक्ट्रॉन किस में इन होते हैं, इनके डी ऑर्बिटल्स में इन होते हैं। किस में इन होते हैं, डी ऑर्बिटल। अक्सर इनके डी ऑर्बिटल मुकम्मल तो नहीं कह सकते, कुछ इनके खाली पड़े होते हैं और इसी वजह से उनमें ये लोन पेयर डोनर बन जाते हैं। तो ये जो डोनर होते हैं मेटल नॉन मेटालिक होते हैं, पहली चीज़ याद रखना। और इनको ही असल में हम क्या कहते हैं, लिजेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिजेंड्स कहते हैं, ठीक है। यानी लिजेंड्स जो हैं ये क्या हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं या पेयर डोनर कह सकते हो, लोन पेयर डोनर, ठीक है। ग्रुप्स जितने भी हैं इन्हीं को आप आमतौर पर क्या कहेंगे, लिजेंड्स कहेंगे। और ये मेटल ये हमेशा लिजेंड्स भी कहलाते हैं या फिर इनको ल्यूइस बेस भी कहा जा सकता है। तो नॉन मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, पहली बात। किसको देंगे, ट्रांजिशन मेटल को। ये ट्रांजिशन मेटल वो लोन पेयर लेकर कहाँ रखेगा, अपने एन डी ऑर्बिटल्स में जो खाली होंगे, ये डोनर होंगे, इसलिए लिगेंड्स या लिजेंड्स कहा जाता है, माना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिजेंड्स का दूसरा नाम क्या है, ल्यूइस बेस, ये भी कह सकते हो, लोन पेयर डोनर भी कह सकते हो। ये खुद क्या है, ये एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है, मेटल जो होता है ये हमेशा क्या होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। और एक्सेप्टर आपको पता है कौन से होते हैं, ये ल्यूइस एसिड्स होते हैं। तो मेटालिक आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमेशा जो हेवी मेटल का आयन होता है ये ल्यूइस एसिड का काम करता है। किसका काम करता है,
लिविस एसिड का, और ये हमेशा अपने खाली d ऑर्बिटल्स में नॉन मेटालिक एलिमेंट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के पेयर ले लेता है, और इस तरह ये क्या करेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स का आयन या कंपाउंड बनाएगा। उसको हम आमतौर पर क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, इसमें दो बॉन्ड तो लाजमी हैं, यानी कि इनका मेन कैरेक्टर जो कॉम्प्लेक्स का है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये बताया। बाकी चार्ज है, ये आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव मिल गया उससे कंपाउंड बना लेगा, तो वो तो सिंपल है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके से बन सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ गई।